नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में भारत ने अपनी विदेश नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत कहां से हुई, इसे समझने के लिए मोदी सरकार 3.0 का जो कार्यकाल है, इसका विश्लेषण जब किया जा रहा है तो भारत की विदेश नीति को पाकिस्तान की सफलता से नाप कर देखा जा रहा है। भारत की विदेश नीति, जहां बीते 2 बार के शासन में प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर साहब ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख हो, भारत के निर्णय हो, भारत के फैसले हो, भारत का जो से है, उसे जितना लाउड और स्पष्ट तरीके से रखा था, कहीं ना कहीं ट्रंप के आने से वो कहीं किसी ना किसी प्रकार से धुंधला हुआ है। भारत जिस तरह से अपने विदेशियों को और दुनिया भर में अपने हितों को रखता आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कोई चुनौती फील हुई। ये कैसे पता चला? पता चला विपक्ष के द्वारा लगाए गए तमाम एलिगेशंस के साथ, और कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी ये रियलाइज हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने पाकिस्तान को इतना बेहतर तरीके से शिकस्त दी, तब भी हम अपनी बात को प्रमोट करने में कामयाब नहीं हुए। एक और बात जो आप सबने ऑब्जर्व की हो, तो पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता कराया, उस समझौते में पाकिस्तान के विदेश सेवा के अधिकारी इन्वॉल्व नहीं थे। इन्वॉल्व थे मोहसिन नकवी, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ। ये वो लोग थे जो राजनेता हैं। इन लोगों को, जो खुद की आंतरिक राजनीति में इन्वॉल्व हैं, ईरान से बार बार बात करने के लिए भेजा जा रहा था। ईरान में राजनेताओं के बार बार जाने से ईरान को अमेरिका से बातचीत के लिए मनाने तक सब कुछ पाकिस्तान ने राजनीतिक तरीके से व्यक्तिगत रिलेशंस के माध्यम से किया। परिणाम आज आपके सामने है। भारत में भारत सरकार पर इस बात का आरोप लगा कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज ए फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेशी संबंधों का, विदेशी नीतियों का फेलियर है यदि पाकिस्तान जैसा देश, पाकिस्तान जो कि आतंक का प्रायोजक है, स्पॉन्सर है, सप्लायर है, उसकी स्वीकारोक्ति अगर होती है, तो कहीं ना कहीं हम विदेशों में भारत की बातों को रखने में या फिर पाकिस्तान की सच्चाई को बयान करने में फेल हुए हैं। यह फेलियर लगातार अपोजिशन द्वारा डिजास्टर की तरह से ट्रीट किया जा रहा था। सरकार को भी इस पर जवाब देने के लिए कुछ तरीके निकालने ही थे। ऐसे में भारत के साथ ट्रंप, जो लगातार करप्ट प्रैक्टिसेस के चलते पाकिस्तान का साथ देते जा रहे थे और भारत पर अपनी प्रेशर टेक्निक अपना रहे थे, वो सब लाउडली विजिबल हो रही थी। हाल ही में जो सीफेरर्स की मौत का कारण बने अमेरिका, उस पर भारत की प्रतिक्रिया, उसकी भी बहुत ज्यादा चर्चा विदेशी संबंधों में हुई। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि भारत की साइलेंस दुनिया के अंदर एक विषय बन गई। इजराइल और गाजा का जिस तरह का हाल रहा, उस पर सोनिया गांधी जी की टिप्पणी आई, तमाम चीजें ऐसी रही जिससे भारत सरकार को इस सोचने के लिए विवश होने पड़ा कि जो एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी है, वो कहीं नीतिगत फैसलों पर भारी तो नहीं पड़ रही। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात के लिए जाने गए कि वो ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। राजनेता उनके कार्यकाल में अपने आप को हाशिए पर ही पाते हैं। राजनेताओं का जो कार्यकाल है वो एक अधिकारी के तरह ही है। फैसले अधिकारी जो उनके साथ सेक्रेटरी लेवल पर लगे हैं वही ले रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का जिस तरह से उपयोग हुआ, फिर चाहे विदेश सेवा के अधिकारी रहे, जयशंकर साहब को विदेश मंत्री बनाना हो, पेट्रोलियम मंत्री बनाना हो, इसी प्रकार से डोभाल साहब का पद पर इतने लंबे समय तक बने रहना हो, ये सारी वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के साइकोलॉजी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ अलाइन होता देखती हैं। इनके असर आने शुरू हुए जब हमारे पड़ोसी और हमारे पड़ोसियों के साथ साथ विदेशियों के साथ संबंध हाशिए पर चलते चले गए। इसी के साथ भारत ने हाल ही में एक परिवर्तन किया। इन तमाम चीजों के बीच में भारत सरकार का एक कदम, जो कि अल्टीमेट कदम कंसीडर किया जा रहा है, और वो है एक राजनेता का बांग्लादेश में हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्ति करके भेजना। भारत ने हाल ही में दिनेश त्रिवेदी को अपना प्रतिनिधि यानी कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश नियुक्त किया है। मतलब भारत की तरफ से अगर कोई भी बात हमें बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को पहुंचानी हो, या तारिक रहमान को भारत तक कोई बात पहुंचानी हो, तो उसके वो सूत्रधार होंगे।
भारत का कॉमनवेल्थ देशों के साथ जो रिलेशन है वो हाई कमिश्नर की तरह से चलता है, और जो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं रहे वहां पर जो पद होता है वो एम्बेसडर कहलाता है। भारत के द्वारा ये जो उच्चायुक्त नियुक्त किए गए उसमें भी एक राजनेता की नियुक्ति बहुत बड़ा सवाल बनकर आती है। अब इस सवाल को आज के सत्र में डिकोड करेंगे, क्योंकि ये केवल एक राजनेता नहीं अपितु पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ये पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, और तो और इन्हें बांग्लादेश में भी बताकर भेजा गया है बांग्लादेश को कि ये केवल आईएफएस की तरह ट्रीट ना किए जाएं, इन्हें भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी की तरह ट्रीट ना किया जाए, भारत इन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह ही मानता है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत के प्रधानमंत्री को ये जब चाहें संपर्क कर सकते हैं, अर्थात इनके प्रोटोकॉल में जयशंकर साहब नहीं आएंगे, जयशंकर साहब को सीधा बाईपास करके प्रधानमंत्री को आप सूचित कर पाएंगे। इस तरह का संदेश देना भारत की विदेश नीति में एक बड़े परिवर्तन का इशारा है। हलकों में चर्चा यह भी है कि अब बहुत से राजनेताओं को विदेशों में एम्बेसडर नियुक्त करके भेजा जा सकता है, भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा जा सकता है। इसका परिचय ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आपने देखा होगा, जब भारत की तरफ से कई राजनेताओं को विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा गया था। कुछ वैसा ही फिर से देखने को मिल सकता है। इन सारी विषयों के ऊपर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, और चूंकि भारत सरकार ने पहली बार यानी कि 12 साल में पहली बार ऐसा परिवर्तन किया है, तो इसका डिटेल विश्लेषण बनता है। इसकी आवश्यकता क्या है, फायदे क्या हैं और इसका इतिहास क्या है। 12 साल में बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो क्या इससे पहले की सरकारों ने ऐसा किया है? सारी बातें आज के सत्र में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि हमने अभी एक दिन पहले ही आपके साथ सत्र साझा किया था, भारत के ही पूर्व विदेश मंत्री के साथ, विदेश राज्य मंत्री के साथ हमारा एक सेशन हुआ था। आप अगर उसे सुनना चाहें तो विदेश नीति को आप वहां से भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक गूगल फॉर्म कमेंट बॉक्स में पिन है, अगर चाहें तो इन क्वेश्चन के जवाब के साथ उसे आप साझा कर सकते हैं। चलिए साहब, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली चर्चा कि भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति अमेरिका के कारण चर्चा में रही, टैरिफ, ट्रेड, ईरान नीति, इन सबके कारण। दूसरे तरफ से चर्चा में रही पड़ोसी देशों के साथ बदलते समीकरणों के कारण। बांग्लादेश जैसा देश पिछली बार जब तारिक रहमान नहीं थे, मोहम्मद यूनुस थे, तब जिस तरह से बांग्लादेश भारत के साथ बर्ताव कर रहा था, ये वैसी वाली बात है कि आप इतने बड़े हैं कि बच्चों के बोलने पर आप प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो आप उन जैसे हो जाएंगे। हमने उसे इस तरह से लेट गो किया, लेकिन उसका समाधान तलाशा जा सकता था। इसी के चलते भारत की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त बनाकर भेजा गया है। साथ में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर भेजा गया है। यह भारत के एक बड़े कूटनीतिक प्रयास की तरह देखा जा रहा है। तो पहले हम दिनेश त्रिवेदी जी की नियुक्ति को डिकोड करते हैं कि इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहली बात, दिनेश त्रिवेदी जी को बांग्लादेश भेजना, हो सकता है अब तक आपने सुन भी लिया हो। इससे पहले यहां पर भारत की तरफ से जो नियुक्त थे वो प्रणय कुमार वर्मा थे। उन्हें फिलहाल के लिए एम्बेसडर ऑफ इंडिया जो थे, उन्हें उठा करके अब आगे भेज दिया गया है, यूएन की तरफ, ईयू की तरफ भेज दिया गया है। प्रणय वर्मा जो हैं, उनका संपर्क सीधा तारिक रहमान, मतलब भारत के जो विदेशी प्रतिनिधि होते हैं, वो जाकर वहां के प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। अब उनकी जगह भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री रैंक के व्यक्ति को भेजा जा रहा है। तो दिनेश त्रिवेदी जी के बारे में अगर आप नहीं जानते, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इनका इतिहास बता देता हूं, इनकी राजनीतिक कनेक्ट बता देता हूं, किस तरह की इनकी राजनीतिक सूझबूझ रही है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो भारत की तरफ से जो भारत के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं वो है दिनेश त्रिवेदी, और इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति से अपना वो अपॉइंटमेंट लेटर कि सर आप, कि मैडम आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं जाकर के भारत को रिप्रेजेंट कर सकूं, वो आपने लिया। यहां से लेकर के आप पहुंचते हैं, सड़क मार्ग के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करते हुए आप दिखाई देते हैं। आपको डिप्टी हाई कमिश्नर मिस्टर पवन बधे वो आपको रिसीव करते हैं। भारत की तरफ से मिस्टर दिनेश त्रिवेदी की बांग्लादेश पर जो पेट्रोपोल बेनापोल बॉर्डर है वहां से एंट्री की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सड़क मार्ग के माध्यम से वहां एंट्री कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्या हवाई जहाज नहीं चलता, क्या ट्रेन नहीं चलती, या किसी और तरीके से नहीं जा सकते? ये सब वो सिंबॉलिक चर्चा है जो ये बताती है कि भारत बांग्लादेश की जो बिगड़ी हुई रिश्ते थे, जो तलखी थी, उसे अब सहज करने का प्रयास है ये। कि आप जाते हैं वहां के राष्ट्रपति को जाकर के, जो भारत के राष्ट्रपति की तरफ से इनको जो परमिशन दी गई है उसे जाकर के मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास सौंपते हैं कि साहब ये पकड़िए,
अब मैं भारत की तरफ से आपके यहां आ गया हूं। आप अगर भारत से कोई भी वार्ता करना चाहते हैं तो आई विल बी देयर, मतलब आई विल बी द कनेक्ट पर्सन। आप बताइएगा, कोई भी बात होगी तो हम यहां से सीधी आपकी वहां पर पहुंचा देंगे। ठीक है साहब। भारत के प्रतिनिधि की यहां पर नियुक्ति जैसे ही होती है, पहले ही दिन पहुंचते ही आपने वीजा सर्विसेज रीस्टार्ट कर दी कि भारत आने के लिए अगर आपको वीजा चाहिए तो बताइए, हम आपकी वीजा सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। मतलब मैसेज साफ था कि हम मंत्री स्तर का व्यक्ति भेज ही नहीं रहे, हम साथ ही साथ में अपने रिश्ते पुनः बहाल करने के लिए एक प्रतिनिधि ऐसा भेज रहे हैं जो कि पूरे उस ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की में ना फंसे कि साहब मेरी एप्लीकेशन वहां पहुंची कि नहीं पहुंची, अब उस डेस्क से ऊपर पहुंची कि नहीं पहुंची, फिर विदेश मंत्री तक पहुंची कि नहीं, फिर प्रधानमंत्री तक पहुंची कि नहीं। बोले नहीं, सीधा मैसेज साफ था कि दिनेश त्रिवेदी जी अगर प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं तो लीजिए साहब, सीधा फोन में लाइए, बात कर दीजिए। अब दिनेश त्रिवेदी जी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो साहब ये मूलतः मतलब इनका जो जन्म है, माता पिताजी जो हैं इनके पाकिस्तान में थे, विभाजन के समय आप भारत आ गए। भारत आकर के आपने एक बोर्डिंग स्कूल से हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई करी, उसके बाद कोलकाता से आपने बीकॉम करी सेंट जेवियर्स कॉलेज से, फिर टेक्सास यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल करके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी ले लिया। राजनीति में 1980 में कदम रखा, कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे। 1990 के अंदर जनता दल में चले गए। 1998 के अंदर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के अंदर एंट्री कर गए। 1998 से तृणमूल कांग्रेस में रहे। 2001 से 6 के बीच में आपकी ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा नजदीकी थी। इतनी जबरदस्त विश्वास था कि इन्हें ममता बनर्जी ने 2001 में राज्यसभा भेज दिया था। ऐसी स्थिति में जब विधायकों की संख्या 60 हो तब भी आप राज्यसभा की सीट पा गए थे, ये एक बड़ा कारनामा कंसीडर किया गया था। तो ममता बनर्जी के आप बहुत करीबी रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये बॉर्डर साझा करते हैं और दोनों एक दूसरे की नीतियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। आपका बांग्लादेश से पहले पश्चिम बंगाल को समझने में बड़ा अनुभव रहा है और ऐसे में इसी अनुभव के चलते आप ममता बनर्जी के साथ कितने आगे तक गए, इसको ऐसे समझिए कि जब ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल गई थी, उससे पहले वो सरकार के अंदर रेल मंत्री थी, तो उन्होंने अपना रेल मंत्री का पद इन्हें दिया था। यानी कि जाते हुए वर्ष 2011 में ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल के लिए जा रही थी सीएम पद कंटेस्ट करने के लिए, तब अपना रेल मंत्री का पद इन्हें सौंप कर गई थी, बोल करके सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार को, कि आप इन्हें रेल मंत्री बनाइए। ये रेल मंत्री रहे भारत के। उससे पहले ये हेल्थ मिनिस्ट्री में स्टेट सर्विसेज मतलब कि स्टेट मंत्रालय में राज्य विभाग के साथ जुड़े हुए थे। मतलब मिनिस्टर पहले भी थे, लेकिन ममता बनर्जी ने आपको रेल मंत्री बनाया। फिर ममता बनर्जी वहां जाती हैं, खुद सीएम बन जाती हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये ममता बनर्जी के विश्वास पात्र रहने के साथ साथ, अच्छा इस बीच में आप एक बार लोकसभा का चुनाव भी जीते। ये सारी चीजें वो थी जिससे इनके बारे में एक प्रकार का समझिए कि राजनीतिक डेकोरम इनका जो रहा वो समझने में आसानी रहेगी कि आप किस तरह से राजनीतिक दलों के साथ जुड़े रहे और किस तरह से आपने राजनीति में आगे आप कदम बढ़ाए। 2012 के अंदर इन्होंने ट्रेन का किराया बढ़ा दिया, तब ममता बनर्जी इनसे नाराज हुई और इनका पद हटाने की मांग मनमोहन सिंह जी से कर दी कि इन्हें हटाया जाए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तल्खी के रूप में देखी गई। 2019 में ये बैरकपुर सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए, लेकिन टीएमसी ने इन्हें राज्यसभा 2019 में भेज दिया। 2021 में इन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। ये बीजेपी में शामिल हुए और कहने लगे कि अब जिस तरह से टीएमसी काम कर रही है वो अपनों के ही विरोध में है। विपक्ष का मतलब केवल विरोध नहीं होता, कुछ सकारात्मक राजनीति भी होनी चाहिए, और ऐसा कहते हुए ये भाजपा के अंदर शामिल हो गए। फिलहाल के लिए ये भाजपा में है, 2021 से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब जब ये जुड़ चुके हैं, ये एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से इनकी मुलाकात की तस्वीरें हैं। अब इनकी नियुक्ति के कई मायने हैं। पहला, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का कनेक्ट, क्योंकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तीस्ता नदी जैसे मामलों में बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ में, पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा कनेक्ट रखता है। मतलब उसको इंटरफेरेंस है कि तीस्ता नदी के अंदर आपने बांग्लादेश को ज्यादा पानी क्यों दे दिया। ठीक है, भारत की विदेश नीति में इनकी नियुक्ति एक कैबिनेट मंत्री के रूप में करना यह संदेश देता है कि हम अब ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जो सीधा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए तत्पर रहेगा। तो यह एक संदेश भी चला गया। अब इस संदेश के पीछे का क्या कारण हो सकता है? तात्कालिक कारणों में पाकिस्तान सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने बीते 1 साल के दौरान ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक जो काम किया वो पूरी तरह से विदेश नीति पर ही था। दुनिया के बीच में अपनी इमेज को सुधार कर कि हम आतंक के प्रायोजक नहीं, हम शांति दूत हैं, ये दर्शाना। दूसरा, हम अमेरिका के करीबी हैं, अमेरिकी नीतियों के पालन करता हैं।
चाइना और अमेरिका के बीच में वार्ता कराने वाले हैं। ये सब बातें जिस तरह से पाकिस्तान ने विदेश नीति में दिखाई, ये अपने आप में एक संदेश बनकर गई। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया? जैसे भारत में भारत विदेश सेवा है, ऐसे पाकिस्तान में भी फॉरेन सर्विसेज है। लेकिन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारियों को आपने कहीं पर भी इस तरह के कॉल ऑन फंक्शंस में जाते नहीं देखा होगा। ईरान के मामले में भी बार बार मोहसिन नकवी की यात्राएं, मतलब हफ्ते में 2-2, 3-3 यात्राएं ईरान के साथ जो उनकी रही, ये दर्शाती हैं। और आपने भी अगर ईरान की तरफ से देखा हो तो जितनी भी जगह डिप्लोमेटिक बातें करने के लिए लोग गए, या तो गालिबाफ गए या अरागची गए, तो ईरान ने भी बार बार अपने राजनेताओं को डिप्लोमेटिक वार्ता के लिए भेजा, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से राजनेताओं को भेजा। यानी कि अधिकारियों की ट्रांजिट आप लोगों ने इतनी नहीं देखी। जबकि भारत के केस में जब बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा था शेख हसीना के आने के बाद, तब डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारे जो विदेश सेवा के अधिकारी थे, यही चाहे मोहम्मद यूनुस से बात करनी हो या वहां के किसी व्यक्ति से बात करनी हो, विदेश सेवा के अधिकारी लगे हुए थे। तो क्या विदेश सेवा के अधिकारी कम तजुर्बेकार होते हैं? नहीं। कई बार पीपल टू पीपल कनेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए राजनेताओं की नियुक्ति मायने बदल देती है कि भाई राजनेता हैं तो राजनेता इनको सुनेंगे ज्यादा। इस तरह का जो संदेश जाता है वहां की लोकल राजनीति में, उसके मायने बहुत ज्यादा माने जाते हैं। बस इन्हीं मायनों को देखते हुए इस तरह की नीति में परिवर्तन देखा जा रहा है। क्या यह परिवर्तन कामयाब रहा? क्या यह पहले से पहले टेस्टेड है? बिल्कुल है। पंडित नेहरू जी ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को यूएन में रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा था, और यूएन जनरल असेंबली की पहली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, महिला प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, तो भारत की तरफ से बिना किसी विदेश सेवा के विजय लक्ष्मी पंडित की यूएन में नियुक्ति, इसका एक सबसे प्रथम उदाहरण कंसीडर किया जाता है। उसके बाद ऐसे ही त्रिलोकीनाथ कौल की भी जो नियुक्ति थी, जो कि विदेश सेवा के अधिकारी ना होते हुए भी उनको भी फॉरेन पॉलिसी के निर्माता के रूप में फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में रिप्रेजेंटेटिव किया गया, एम्बेसडर टू यूएस बनाया गया, एम्बेसडर टू ईरान बनाया गया। उनके समय पर ही पंचशील एग्रीमेंट हुआ, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, शिमला एग्रीमेंट हुआ। इन सब चीजों को उनकी शक्ति के रूप, मतलब उनके काम के रूप में काउंट किया जाता है। ऐसे ही दुर्गा प्रसाद धर का नाम लिया जाता है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहां के अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला हैं, उनको भी इसी तरीके से कंसीडर किया जाता है। कहने का मतलब यह है, ऐसे ही डॉक्टर करण सिंह को, मतलब ये सारी की सारी वो चीजें रही जब भारत ने विदेश संबंधों के लिए राजनेताओं को, पत्रकारों को या फिर कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों को रिप्रेजेंट करके दुनिया भर में भेजा जिन्होंने भारत को वहां पर भारत की तरह से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब जब बात प्रधानमंत्री मोदी की वर्तमान सरकार की हो, तो बीते कुछ समय में जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां रही हैं, उन राजनीतिक नियुक्तियों में कुछ नियुक्तियों को आप इस नजरिए से देख सकते हैं। जैसे अभी यूएस में जो भारत ने अपने एम्बेसडर भेजे हैं, विनय मोहन क्वात्रा, वो रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं, उन्हें भारत ने अपनी तरफ से नियुक्ति करके भेजा है। ऐसे ही भारत के सेना के जो चीफ हैं दलबीर सिंह सुहाग, इन्हें सेशेल्स भेजा गया। और अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री की जब वहां पर वो हुई थी, विजिट हुई थी, तो सेशेल्स को हम बांग्लादेश का ही काउंटर के रूप में देख रहे हैं कि भाई इंडियन ओशियन में चौराहे की तरह सेशेल्स आएगा। तो भारत की तरफ से हाई कमिश्नर के रूप में भेजे गए एक बहुत बड़े सेना के अधिकारी, वो सब चीजें ये दर्शाती हैं कि भारत अब धीरे धीरे उन चीजों में परिवर्तन कर रहा है जिससे दुनिया के देशों में यह संदेश जाए कि हम इनके लिए खास हैं। इसी वजह से कैबिनेट रैंक जैसे दर्जे दे दिए जाते हैं ताकि इस संदेश को बहुत ही गहराई से समझाया जा सके। ठीक है साहब, इसमें एक और पॉइंट भी है, और वो ये है कि शेख हसीना जब भारत आई अगस्त 2024 में, अब उनके वापस जाने का टाइम आ रहा है। एक हाल ही में न्यूज वायरल हुई जिसमें शेख हसीना का बयान था कि वो वापस इसी साल बांग्लादेश जाना चाहती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की तरफ से कोई राजनेता ऐसा वहां प्रेजेंट हो जो पहले से इस माहौल को बनाकर रखे कि अगर शेख हसीना आए तो राजनीतिक सरगर्मियां ज्यादा ना हो। तारिक रहमान चाइना के साथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत अपने राजनेता को वहां पर बैठाकर किस तरह से काउंटर करता है, यह देखने वाली बात होगी। अब क्या केवल हमारे लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण है या कोई और देश महत्वपूर्ण नहीं है क्या? देखो, पाकिस्तान में हमने पहले से ही अपना हाई कमिश्नर हटा रखा है। आज ही की हेडलाइन है, लगभग 100 से अधिक वरिष्ठ जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पत्रकार हैं या फिर जो प्रभावशाली लोग हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों के मिलकर उन्होंने भारत सरकार को और पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखा है कि आप लोग फिर से बातचीत शुरू करिए। बातचीत शुरू करने की पहल कौन करे? तो इस तरह के प्रभावशाली लोग वापस से कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। सेम यही हाल भारत का नेपाल के साथ, भारत का मालदीव्स के साथ, भारत का श्रीलंका के साथ,
भारत का भूटान के साथ, भारत को अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अब बातचीत की समीकरणों को बदलना होगा। जैसे नेपाल के साथ अभी हाल ही में जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री ने राजदूत से मिलने से इनकार किया हुआ है कि नहीं वो नीचे के लोगों से मिल लेंगे, इसका मतलब ये संदेश था कि आप अपने आप में हमको अगर प्राथमिकता देते हो तो एक लेवल अप करके हमसे लोगों को मिलने भेजो। तो ये धीरे धीरे हमारे जो छोटे भाई है ना, ये भी अब इज्जत चाहने लगे और इनको इज्जत देनी भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कोई और इन्हें तोड़ करके अपने खेमे में मिलाकर आपके देश में अशांति पैदा करेगा। यही कारण है कि भारत को अपनी नीतियों को चेंज करना पड़ रहा है। आप सोचिए कि नेपाल जैसे देश के किसी भी नेता लेवल के, मतलब चाहे वो विदेश मंत्री स्तर का ही आदमी क्यों ना हो, चाइना जिस तरह का उन्हें ग्रांड वेलकम देता है, ये एक तरह का संदेश होता है कि देखो वांग वी को वो मिलने भेजता है कि आप जाइए और मिलकर आइए। वो उनका ये सिंबॉलिक नेचर है कि हम आपको बहुत तवज्जो दे रहे हैं। यही चीज अब भारत धीरे धीरे अपनी नीतियों में लाने जा रहा है। इसके कुछ संदेश आप लोगों ने देखे भी होंगे। बीच में कुछ स्थितियां ऐसी बनी भी थी जिसको आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भारत ने रिसेंट डेज में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कुछ राजनेताओं को विदेश में अपना अपनी बात रखने के लिए भेजा था। ये जो स्थितियां बन रही हैं अब ये फिर से और मजबूती से रखी जा सकेंगी, ऐसा अब बनता हुआ आ रहा है। अमेरिका ने हाल ही में ये रिकॉग्नाइज किया, अमेरिका में भारत की तरफ से कहिए कि भारत के पक्षधर हैं एक व्यक्ति, कांग्रेसमैन हैं रो खन्ना, उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के संबंध 30 साल के निचले स्तर पर हैं। जब ऐसी सुर्खियां हों तो एक साइकोलॉजी रन करने लगती है कि यार इतने बुरे संबंध दो देशों के बीच में अगर चल रहे हैं तो इनका सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार के लिए अब राजनीतिक स्तर पर पीपल टू पीपल कनेक्ट की आवश्यकता आ पड़ी है और भारत निश्चित ही, चाहे अमेरिका हो फिर चाहे रशिया हो, क्योंकि रशिया के केस में भी अब भारत उतना अच्छे से हैंडलिंग नहीं कर पाया। इजराइल और ईरान के बीच में भी हमारी हैंडलिंग में यही माना जा रहा है कि भारत इजराइल गलत टाइम पर चला गया था क्या, भारत के पीएम गलत तरीके से गलत समय पर चले गए थे क्या ईरान में खमनेई के जनाजे में, क्या खमनेई की अंतिम यात्रा में भारत की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाएगा क्या। ये सारी चीजें ऐसी हैं, अब भारत इन्हें बहुत ही हैंडलिंग मतलब अच्छे से केयर करके हैंडलिंग करने जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।